हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरशिप ट्यूटर। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपसे 20 सवाल पूछेंगे और अगर 20 क्वेश्चंस में से आपके 10 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कैसी तैयारी आपकी चल रही है। अब आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील है? ज्वलनशील यानी कि जलने योग्य पदार्थ है। पहला है लोहे की कील, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है पत्थर के टुकड़े और ऑप्शन नंबर डी है कागज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीडियो को आप रोक लीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद मन में सोचिए, मन में इसका आंसर बनाइए, उसके बाद आंसर को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका कागज बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिन्हें इंग्लिश में क्वेश्चंस देखना है वो नीचे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफ्लेमेबल, तो इसमें पेपर आपका सही हो जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे कहते हैं। जैसे पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक या गलनांक या ज्वलन तापमान या क्रांतिक तापमान? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए सोचकर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्वलन तापमान, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है? तो कौन सा फाइबर है जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है? पहला ऑप्शन है रेयन, दूसरा कपास, तीसरा पॉलिस्टर और चौथा पॉलीथीन। तो इनमें से कौन सा फाइबर एक प्राकृतिक बहुलक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे आप कॉटन बोलते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मुर्गी का अंडा है। मुर्गी का अंडा क्या है? तो एक अंग है या एक एकल कोशिका यानी कि सिंगल सेल है, या एक उत्तक है, टिश्यू है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए सोचकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक प्रकार का सेल है, सिंगल सेल यानी कि एकल कोशिका। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, सीएनजी है। सीएनजी आपको पता होगा, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक प्रकार का गैस होता है जो कि हाल फिलहाल में कई सारे वाहनों में उपयोग में लाया जा रहा है। जैसे दिल्ली में कई सारी बसें सीएनजी से चलती है। तो सीएनजी एक प्रदूषित ईंधन है या फिर एक स्वच्छ ईंधन है या हानिकारक ईंधन, या इनमें से कोई नहीं? सीएनजी एक पॉल्यूटेड फ्यूल है, क्लीन फ्यूल या हार्मफुल फ्यूल, या नन ऑफ दिस? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक स्वच्छ ईंधन है जो कि काफ़ी कम प्रदूषण करता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हमारा ताजमहल प्रदूषित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाई जाती है। किसका परत चढ़ाया जाता है उसे लोहे को जंग लगने से? कॉपर का, जिंक का, एल्युमिनियम का, या सिल्वर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, और हाँ, आप आंसर अपने मन में सोचते जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं केवल, नहीं, खुद आंसर पहले सोचिए उसके बाद वीडियो चलाइए। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का सुचालक पदार्थ है यानी कि जिससे विद्युत पास हो सकती है। पहला है रबर, दूसरा है कागज, तीसरा है कीले और चौथा है प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबर। रबर एक सुचालक पदार्थ है विद्युत का। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दे दें कि एनएमएमएस के लिए बेस्ट बुक, जो मेरे दृष्टि से काफ़ी बेस्ट बुक है एनएमएमएस के प्रिपरेशन के लिए, और काफ़ी सारे टॉपर्स ने ये रिकमेंड किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात किया, और ये बुक उनमें से कॉमन है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो आप चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर से ज़रूर ख़रीद लें, आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इस बुक से। ओके, तो ज़रूर ख़रीद लें अगर आप इच्छुक हैं तो।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1767 या 1774? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1764। बैटल ऑफ प्लासी 1764 में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर ए मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिराजुद्दौला, हैदर अली, टीपू सुल्तान या मीर जाफ़र? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, किसके सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? तो 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कौन सा कानून पारित हुआ था, किन की मदद से? तो पंडित रमाबाई या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी के लिए बचाव मृदा संरक्षण कहलाता है। तो मृदा संरक्षण की विधि नहीं है इनमें से, मतलब इन कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा मिट्टी का संरक्षण नहीं हो रहा है, मिट्टी का बचाव नहीं किया जा सकता? तो पहला है मल्चन बनाना, दूसरा है अतिचारण, तीसरा है वेदिका फॉर्म और चौथा है रक्षक मेखलाएं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिचारण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अतिचारण का मतलब होता है पशुओं को एक जगह पे चराना, और उससे तो मिट्टी का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं और नुकसान होता है। तो ऐसी कोई विधि वो नहीं है और हानिकारक होती है मिट्टी के लिए, ना कि उसका बचाव करती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर इनमें से कौन सा शहर कहलाता है? पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है मुंबई, तीसरा है दिल्ली और चौथा है अहमदाबाद। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 1, 2, 10 या 12? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है टोटल 12। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आपका अगर कोई भी सवाल हमसे हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इनमें से भारतीय संविधान का अंग कौन नहीं है? भारतीय संसद का, सॉरी। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा तो दोनों सदन हैं हमारे, तो ये तो होंगे। प्रधानमंत्री तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के संदर्भ में आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय संसद के अंग नहीं होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां प्रश्न, दिए गए चित्र एंगल 1 है 70 डिग्री, तो एंगल 6 का मान क्या होगा? एंगल 6 का मान हम कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए काफ़ी सिंपल सा है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसमें देखिए, जैसे कोई भी लाइन अगर समानांतर हो एक दूसरे के और उसमें अगर एक ट्रांसवर्स हो, तो देखिए जैसे कोई लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे से और अगर एक यहाँ पर लाइन खींच दिया जाए इसमें से, तो आप रिलेशन ये याद रखिएगा कि ये इस एंगल का मान जितना रहेगा उतना ही मान इस एंगल का भी रहने वाला है, ठीक है? ये याद रखिएगा आप, ठीक है? तो एक प्रॉपर्टी होता है ये। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एंगल 1 है ना आपका, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। देखिए फिगर में देखिए आप
70 डिग्री दिया हुआ है और पूछ रहा है ये एंगल 6 आपका यहाँ पे है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये लाइन दिया हुआ है तो ये पूरा लाइन जो है ये 180 डिग्री का टोटल बनेगा। ये पूरा आपका 180 डिग्री बनेगा। तो 180 में ये निकालने के लिए 180 में 70 घटा दीजिए तो आपका 110 आ जाता है। 110 डिग्री और 110 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 110 डिग्री, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ये एंगल जैसे 110 है तो ये एंगल भी 110 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका 17वां क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस परिमेय संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, यानी कि इसका उल्टा किस परिमेय संख्या का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 0 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 0 तो 0 है, 0 का उल्टा कीजिएगा तो वही आएगा, उससे कोई फ़र्क उसको पड़ेगा नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ये तो काफ़ी साधारण सा प्रश्न है, क्योंकि जो घटना असंभव है उसके होने की संभावना ही नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 0 होना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी 0, उसकी असंभव घटना की प्रायिकता 0। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का गुणनफल होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी x² y² z² आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसको आप गुना करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप टारगेट NMMS बैच के अंतर्गत और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।